नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज इस लाइन स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। ह्यून ह्यूप अपनी खिड़की से कार्डबोर्ड हटाती हैं और एक आदमी को कार में बैठे हुए उसके सिर पर लाल रेखाएं उभरी हुई सुनाई देती हैं, जो एक स्कूली छात्रा को अपनी कार में बिठाने की कोशिश कर रहा है। सड़क के उस पार वेपिंग कर रही महिला के सिर पर भी कुछ रेखाएं उभरी हुई हैं। ह्यून अंधेरे में बैठी हैं, काला धूप का चश्मा पहने हुए, और इस बात पर अफसोस जता रही हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें देखने लायक नहीं होती और वह उन्हें जन्म से ही देखती आई है। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे उनका मतलब समझ आने लगा। बचपन में उन्हें बनाते बनाते उसकी मां इतनी पागल हो गई कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। उसने अपनी आंखें बंद रखने और खुद को अलग रखने की कोशिश की, अपनी जान लेने में असमर्थ। अब वह सोचती है कि ये रेखाएं किसने खींची और उन्हें और कौन देख सकता था। जासूस हान अपनी भतीजी की देखभाल करने की शिकायत करता है और जब एक सहकर्मी पूछता है कि अगर वह शादी कर लेता है तो उसकी भतीजी का क्या होगा, तो वह हंस पड़ता है। इस बीच उसका एक और सहकर्मी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी शादी होने वाली है, और उसकी भतीजी को स्कूल में तंग किया जा रहा है। लड़कियां उस पर अपने पुलिस वाले चाचा को उनकी शिकायत करने का आरोप लगा रही हैं। एक अपराध स्थल पर हान एक संदिग्ध मौत की जांच कर रही है। इसी बीच ह्यून को अपने नए पड़ोसी से फलों की एक और डिलीवरी मिलती है। एक स्थानीय हत्या की खबर देखते हुए उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके सिर पर एक ही लकीर है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। वह सड़क के उस पार फिर से उसी लकीर वाले आदमी को देखती है। पहले तो उसे हत्यारा समझकर वह पुलिस को बुलाती है, लेकिन लगता है कि नए पड़ोसी ने उसका स्वागत किया है। वह उन्हें एक नई लकीर से जोड़ते हुए देखती है। हान की भतीजी स्योने स्कूल नहीं जाती और जब वह अपने चाचा से पैसे मांग रही होती है तो बदमाश उसका लॉकर तोड़ देते हैं। वह उसे अपने बटुए में से कुछ देता है और जल्दी से उसके चेहरे और हाथों पर लगे चोटों के निशान देखता है, लेकिन वह उससे इस बारे में बात नहीं करती। खिड़की के पास सिगरेट पीते हुए वह सड़क के उस पार वाले अपार्टमेंट को देखता है जहां ह्यून ने कुछ कार्डबोर्ड हटा रखे हैं। तभी उसे अपने सहकर्मी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उनके पड़ोस से पुलिस में एक रिपोर्ट आई है। वह जांच करने के लिए वहां जाता है। जब वह दरवाजे पर ढेर सारी एस लाइनें लेकर आता है तो वह हिचकिचाती है। एक और पड़ोसी कहता है कि वह, जो अकेली रहने वाली जानी जाती है, दरवाजा नहीं खोलेगी, लेकिन वह दरवाजा खोलती है, आपातकालीन कॉल करके अपनी गलती बताती है और फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। बाद में एक और डिलीवरी मैन, जो सिंगल लाइन पर है, इमारत में आता है। स्टेशन पर हान और उसका साथी डोंगजी संयोगों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे जांच करने वाले होते हैं, हान को एक फोन आता है कि उसके पिता लापता हैं। वह उन्हें अस्पताल की इमारत की छत पर खड़ा पाता है। इस बीच डोंगची सुराग ढूंढ रही होती है और उस पर हमला हो जाता है। अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए ह्यून को वह आदमी फिर से दिखाई देता है जो उसकी नई पड़ोसी के घर पर नजर रखे हुए था। उसे हमला करते देखकर वह चाकू और अपना धूप का चश्मा पकड़ लेती है, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश करती है। डर के मारे वह सड़क पर बेहोश हो जाती है। पड़ोसी जोंगमिन को पहचान लेता है जब वह उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। जैसे ही ह्यून चाकू लेकर अपार्टमेंट पहुंचती है, वह आसानी से चाकू छीन लेता है और उसे चाकू मार देता है। सड़क के उस पार हान ह्यून के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला देखता है। वह अंदर जांच करने जाता है, उसका एस लाइन बोर्ड देखता है और फिर सड़क के उस पार एक संघर्ष देखता है। वह जोंगमिन को फिर से चाकू मारने से पहले गोली मार देता है। जब उसे चक्कर आ रहा होता है तो जोंगमिन गायब हो रही लाइनों पर टिप्पणी करती है। ह्यून को लगता है कि जोंगमिन के चश्मे ने उसे एस लाइंस देखने की क्षमता दी होगी। बाद में उसे किसी ऐसे व्यक्ति का एक अजीबोगरीब संदेश मिलता है जो दावा करता है कि वह वही देख रहा है जो वह देख रही है। क्यूजिन, जिसकी कार को छात्रों को धक्का देना पड़ता है। जासूस हां की भतीजी भी उसी स्कूल में पढ़ती है और यौन अनुभव वाले छात्रों के आंकड़ों पर गौर करती है। उसे लगता है कि ये बहुत कम है। उसके लिए भी एक लाल रेखा है। घर पर ह्यून अपनी खिड़कियों से कार्डबोर्ड हटाकर सफाई करती है। स्कूल में स्योने अपने गुंडे से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूजिन उन्हें अलग कर देता है। लड़ाई के लिए डांट खाने के बाद स्योने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले उसे अपने लॉकर में एक चश्मा मिलता है। स्टेशन पर जासूस हान जी वूक अभी भी मामले पर सोच रहा है। उसे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह हत्यारे के अपार्टमेंट में लौटता है
जहां उसे लाल रेखाओं से भरी एक दीवार मिलती है और घर पर सियोने, जो चश्मा पहने हुए है, अपने सिर के ऊपर एक रेखा देख पाती है। जब जी वू घर पहुंचती है तो वह रेखाओं की संख्या देखकर चिल्लाती है। सड़क पर चलते हुए वह उन्हें लगभग सभी के सिर के ऊपर देखती है। अगले दिन वह चश्मा पहनकर स्कूल जाती है और उनके बीच के रिश्ते को नोटिस करती है, और खास तौर पर एक शिक्षक छात्र के रिश्ते को। वह अपनी क्लास टीचर क्यू जिन पर एक भी लाइन न बोलने के लिए हंसती है। फिर आश्चर्यजनक रूप से ह्यून एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में उसकी क्लास में शामिल हो जाता है। मामले की जांच जारी रखते हुए जी वूक एक तस्वीर में हत्यारे का चश्मा देखता है, लेकिन सबूतों के डिब्बे में नहीं पाता। वह स्कूल जाता है और ऑफिस में क्यू जिन से मिलता है और पूछता है कि क्या जोंगमिन हमेशा चश्मा पहनती है। स्कूल की छत पर सियोने अपने बदमाश का विरोध करती है, लेकिन उसे फिर से लात पड़ती है। ह्यून हमले को रोकने के लिए आगे आता है और कुछ कठोर कदम उठाता है। थोड़ी सी छेड़खानी के बाद जी वूक अपने अगले लीड की ओर जाता है, एक बार जहां जोंगमिन अक्सर जाता था। जाहिर है वह अकेले ही पीता और गिनती करता था। एक बार तो इस बात को लेकर दूसरे ग्राहक से झगड़ा भी हो गया था। बारटेंडर ने बताया कि तस्वीर के विपरीत जोंगमिन चश्मा पहनता था। घर लौटते समय सियोने अपने गुंडे को एक टीचर के साथ होटल जाते हुए देखती है और तुरंत उसे एक तस्वीर भेजती है। गुंडा हयेयंग जवाब देती है कि मुसीबत शिक्षिका को पड़ेगी, उसे नहीं। अगले दिन शिक्षिका को वही तस्वीर और एक ब्लैकमेल नोट मिलता है जिसमें 2 करोड़ वॉन नकद की मांग की गई है। घर लौटते हुए सियोने सोचती है कि क्या 2 करोड़ वॉन एक अपार्टमेंट के लिए जमानत देने के लिए पर्याप्त होंगे। वह एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेताब है। ह्यून सोचती है कि क्या उसकी मां अभी भी जीवित है। एक अलग तस्वीर प्रसारित होती है और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। ह्यून सियोने से चश्मे के पार लाल रेखाएं दिखने के बारे में सवाल करती है और मानती है कि वह भी उन्हें देख सकती है, लेकिन सियोने पिछले मालिक की मौत की चेतावनी मानने को तैयार नहीं है। अब जब शिक्षक को पता चल गया है कि सियोने उसे धमका रही है, तो वह मैसेज करता है कि उसके पास पैसे तैयार हैं और सियोने अपने बदमाश के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। हालांकि हयेयंग सियोने और ह्यून के बीच बातचीत सुन लेती है और चश्मे के बारे में जान जाती है। हयेयंग उसका पीछा करती है और चश्मे छीन लेती है। हालांकि सियोने को लगता है कि ह्यून ने उन्हें ले लिया है। ह्यून पर आरोप लगाने के बाद सियोने शिक्षक से मिलने और पैसे लेने स्कूल जाती है। वह इस दुविधा से उबरने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसे हाल ही में मिली एक तस्वीर भेजती है। ह्यून के पहुंचते ही वह सियोने को छत से नीचे गिरते हुए देखती है। ह्यून सियोने को जमीन पर गिरते हुए देखता है। वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। जब जासूस हान पहुंचता है तो वह ह्यून को बाहर इंतजार करते हुए पाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं लगता, सिवाय इसके कि वह यह नहीं मानती कि यह आत्महत्या थी। अगले दिन स्कूल में एक शिक्षिका गायब है। जब स्टाफ इस भयावह घटना पर चर्चा करता है तो शिक्षक जंग वू जब उससे अच्छी खबर मांगी जाती है तो बताता है कि वह अब शादी करने की योजना नहीं बना रहा है। बाद में वह कनाडा जाने से पहले 1 हफ्ता बिताने के लिए अपनी बहन के घर आता है। अस्पताल में सियोने वेंटिलेटर पर है, उसके चाचा उसके साथ हैं। ह्यून चुपचाप स्कूल में सुराग ढूंढ रहा है, तभी एक और छात्र देखता है कि सियोने का बदमाश हयेयंग स्कूल भी नहीं आया है। ह्यून गोल सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने लोगों की जांच करता है। शिक्षक जंगवू को अपनी मेज पर चश्मा मिलता है और जब वह उसे लगाता है तो उसे लोगों के सिर के ऊपर लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। बाकी सभी की तरह वह जासूस हान के सिर पर ढेर सारी रेखाएं देखकर डर जाता है। हान अपनी भतीजी के बारे में शिक्षक क्यूजिन से मिलता है। फिर सियोने की प्रेमिका जीवोन से मिलता है, जो न तो ज्यादा मददगार है और न ही चिंतित, लेकिन वह कहता है कि सियोने जब कुछ गायब हुआ तो चली गई। हान को सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें बदमाश हयेयंग उसका बैग ले जा रहा है। अपनी बहन के घर खाना खाते हुए शिक्षक जंगवू अपनी मंगेतर से ब्रेकअप के बारे में बात करता है, जिसने उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। अपने देवर के साथ घूमते हुए हान को पता चलता है कि उसका बिल्डिंग में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ऑफिस में पुलिस स्कूल बोर्ड को संतुष्ट करने के लिए सियोने की घटना को आत्महत्या का प्रयास बताकर टालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हान अपनी बात पर अड़ा हुआ है और अपने बॉस से बहस कर रहा है। शिक्षकों के कार्यालय में जंगवू को शिक्षकों के बीच संबंध नजर आते हैं। वह क्यूजिन से पूछता है कि अगर उसे पता चले कि उसके किसी करीबी के साथ धोखा हो रहा है
तो वह क्या करेगी। वह उससे कहती है कि कुछ भी कहने से पहले सुनिश्चित कर ले, लेकिन वह इस हंगामे को देखना चाहती है। जब एक पार्सल गलती से उसकी बहन के अपार्टमेंट में भेज दिया जाता है तो जंग वो चीजों की जांच करने की पहल करता है। जो कुछ वह जानता है उस पर चर्चा करने के बजाय वह और उसकी बहन अपने पिता के प्रेम प्रसंग के दर्द के बारे में बात करते हैं। स्कूल में हयेयंग और लापता शिक्षक की एक तस्वीर प्रसारित होती है। हान एक और आत्महत्या स्थल पर है और एक हस्तलिखित वसीयत पढ़ता है। जो कुछ वह देखता है उसके आधार पर उसे लगता है कि मृत्यु के बाद शव को वहां ले जाया गया था। स्कूल के बाद ह्यून अपने सहपाठियों के साथ घुल मिल रही होती है। तभी हान उसे अपनी भतीजी के बारे में बात करने के लिए लेने आता है। वह चश्मे का जिक्र करती है और उसे ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करती है, और जब वह उसे ढूंढ लेगा तो वह उसे उसके बारे में बताएगी। अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास जंग वू अपने बहनोई को देखता है जो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। टैक्सी से उसका पीछा करते हुए वह उसे एक दूसरी औरत के साथ खाना खाते और उसे एक तोहफा देते हुए पाता है। वह फोन करके बताता है कि वह अपनी बहन से बात नहीं कर पा रहा है और अपने जीजा के डेस्क पर होटल के कमरे का चाबी कार्ड देखता है। होटल में जंग वू अपने जीजा से बात करता है जो सब कुछ ठीक करने और अपनी पत्नी के पास वापस जाने का वादा करता है। अगले दिन जब वह जाने के लिए सामान पैक कर रहा होता है तो उसके जीजा ने अभी तक अपनी बहन को फोन नहीं किया है जैसा उसने वादा किया था। वह आईजी पर एक और महिला का साइबर स्टॉक करता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। अपनी बहन से संपर्क न कर पाने पर वह उसके अपार्टमेंट में वापस जाता है और पाता है कि वह किसी दूसरी औरत की कार से टकरा रही है। उसका साला अपनी प्रेमिका को सांत्वना देने आता है और जंगवू की बहन को जंगवू के पास छोड़ देता है। इस पर वह अपना आपा खो देता है और अपनी बहन के रोकने पर अपने जीजा को मुक्का मार देता है। पता चलता है कि वह दूसरी औरत है और वह औरत उस आदमी की पत्नी है जिसे अपने पति के दोहरे जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। थाने में नई पीड़िता की वसीयत की जांच करते हुए हान घर जाकर अपनी भतीजी के कमरे का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित होता है। उसकी नोटबुक पाकर वह ह्यून से चश्मे और लाल रेखाओं के चित्रों के बारे में पूछताछ करता है। वह पुष्टि करती है कि चश्मे से आप ऐसी रेखाएं देख सकते हैं। हान लगातार सवाल पूछता रहता है, जैसे क्या एक से ज्यादा चश्मे पहनना संभव है। बात करते हुए वह कल्पना करता है कि हर जगह लकीरों के साथ उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। स्कूल में सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक असिस्टेंट को डांट पड़ती है। दोपहर के भोजन के समय वह अपने सहकर्मियों को बताती है कि वह एक अभिनेत्री बनने का सपना देखती है। ऐसा लगता है कि उसे अपने संगीत शिक्षक पर क्रश है। बाद में विग पहनकर वह उसी होटल में जाती है जहां ह्यून ने अभी अभी काम करना शुरू किया था। ह्यून के दोस्त काम पर मिलने आते हैं। जब विग पहने असिस्टेंट आता है तो वे पहचान जाते हैं कि वे स्कूल के कर्मचारी हैं। हान अपनी भतीजी के साथ हुई घटना की जांच पड़ताल जारी रखता है और चश्मा लगने के बाद उसके व्यक्तित्व में आए बदलाव को बार बार याद करता है। वह ह्यून के पिता की मृत्यु से जुड़ी पुरानी केस फाइलें देखता है। बाद में वह पुष्टि करती है कि स्योने का एस लाइन पर उनकी कक्षा के किसी भी छात्र के साथ कोई संबंध नहीं था। समाचार देखते हुए ह्यून को एक और हत्या की रिपोर्ट दिखाई देती है जिसमें सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक अपराधी शामिल है। स्कूल के बाद जून सेओन ह्यून से मिलता है और उसे टहलने के लिए एक स्थानीय स्विमिंग पूल में ले जाता है। कपड़े पहनने के बाद अचानक पानी में कूदकर और हंसते हुए वे गर्म होने के लिए रेमन खाते हैं। वह एस लाइंस के बारे में बात करती है और ह्यून उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। होटल में विग वाली महिला फिर से प्रकट होती है और उसे कई पुरुषों के साथ मस्ती करने के बारे में बताती है। वह यह भी कहती है कि उसने अपने चश्मे से उस कमरे में और भी पुरुषों को देखा है। फिर झांकने के छेद से वह संगीत शिक्षक को बगल वाले कमरे में एक अभिनेत्री के साथ मस्ती करते हुए देखती है। उन्हें फिर से मिलने की बात करते हुए सुनकर वह अगले दिन अभिनेत्री के आने का इंतजार करती है ताकि वह उसे पीट सके और कमरे में उसका अपहरण कर लेती है। अभिनेत्री की पोशाक पहनकर वह बगल वाले कमरे में संगीत शिक्षक से मिलती है। हाथ में स्टेपलर लिए वह उसे अपने संवाद सुनाती है। शांति से जाने की कोशिश करते हुए वह बेहोश हो जाता है। उसे बिस्तर पर ले जाने के बाद वह कबूल करती है कि उसने उसके पानी में झर मिला दिया था। उसे आईने में देखकर वह उसे बिस्तर पर गिरा हुआ देखती है और उसके सिर से खून बह रहा होता है। उसकी मदद करने के बजाय वह उसके साथ मस्ती करने का नाटक करती है। छत पर लगे आईने में खुद को देखते हुए अपनी कल्पना को साकार करती है।
बाद में बाथटब में बैठे बैठे वह उसके हाथ पैरों में स्टेपल लगा देती है, यहां तक कि उसके चेहरे पर भी स्टेपल लगा देती है। जब अभिनेत्री भाग जाती है तो ह्यून उसे दालान में पाता है। वह अगले कमरे में जाती है और दोनों को खून से लथपथ पाती है। जब हान जांच करने आता है तो उसे पता चलता है कि कमरे में कोई चश्मा नहीं है। ह्यून उसे बताती है कि चश्मा पहनने वाले को खास महसूस कराता है। अपराध स्थल पर लौटकर हान खून से सने टब से पानी निकालकर चश्मा ढूंढता है। वह खुद को चश्मा पहनने से नहीं रोक पाता और फिर उसे अपनी सारी लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। हान अपने जीवन के बारे में सोचता है और कैसे उसके पास बहुत कम आकांक्षाएं थीं, बस स्वतंत्रता की इच्छा थी। लेकिन वह लंबे समय से सोने का संरक्षक रहा है। अब काम पर चश्मा पहने हुए वह रिश्तों की रेखाओं और संबंधों को देख सकता है या रिश्तों की कमी को देख सकता है। पता लगाने के लिए हान जी वोन को अस्पताल में सोने से मिलने ले जाता है। उनके बीच कोई लाल रेखा न देखकर हैरान वह पिछले प्रेमियों के बारे में और पूछताछ करता है। घर पर ह्यून अपने दोस्तों को संदेश भेजती है जिन्होंने उसके लिए जन्मदिन की पार्टी देने का फैसला किया है। अगले दिन वह एक सहपाठी को 4 लाल रेखाओं के साथ देखकर चौंक जाती है। हान को बलात्कार की शिकायत मिलती है। वह जांच करने के लिए स्कूल जाता है और देखता है कि कितने छात्रों के चेहरे पर लाल रेखाएं हैं और उस शिक्षिका क्यों जिनके चेहरे पर कोई रेखा नहीं है। वे हानियों से पूछताछ करते हैं लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। स्कूल जाते समय ह्यून हान को चश्मा पहने हुए देखता है। वह दावा करता है कि वह जांच कर रहा है कि चश्मा क्या कर सकता है, लेकिन ह्यून को आश्चर्य होता है कि फॉरेंसिक टीम काम क्यों नहीं कर रही है। अब जब उसे पता चल गया है कि चश्मा क्या कर सकता है तो वह उसे लापरवाही से चश्मा पहनने के लिए डांटती है और यह भी कि नया अपराध उसी चश्मे से जुड़ा है। तेज आवाजें सुनकर क्यूजिन बीच में आता है लेकिन ह्यून वहां से चला जाता है। जाने से पहले हान अजीब तरह से क्यूजिन को रात के खाने पर चलने के लिए कहता है लेकिन फिर जल्दी से चला जाता है। जैसे ही वह जाता है ऐसा लगता है कि वह उसकी एस लाइन्स देख सकती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। जांच जारी रखते हुए हान जीना की के पॉप कंपनी में जाता है लेकिन वह दावा करती है कि उसने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी। वह यह भी बताता है कि वह दूसरे बच्चों को नशे में धुत कराने में सरगना है। लौटकर डोंग सिक चाहता है कि उनके पास इस मामले के लिए एक बेहतर झूठ डिटेक्टर हो जिससे हान सोचने लगता है। फिर वह पूछता है कि क्या हान को शिक्षक में रुचि है, जिसे पुलिस स्टेशन में डोंग सिक हानियों से पूछताछ करता है और उसका फोन चेक करता है जबकि हान जीना और उसकी मां से बात करता है। वह एक छोटा सा प्रयोग करता है लेकिन उन्हें उनके बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। ह्यून पड़ोस में हान का इंतजार करती है और उसके चश्मे की जांच करती है। वह उसे बताता है कि ये खतरनाक हो सकते हैं लेकिन कुछ लोगों की मदद भी कर सकते हैं। उसे पता चलता है कि पिछले हफ्ते जीना के पास कोई एस लाइन नहीं थी। जासूस हानियों से मिलने वापस जाते हैं। इस बीच ह्यून होटल का मुआयना करती है और हान के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोचती है। संयोग से चश्मा ठीक वहीं दिखाई दिया जहां वह काम करती है। जून सियोन उसके पीछे अंदर जाता है। उसे चिंता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपने सिर के ऊपर क्या देखा, लेकिन वह डर जाता है। फिर वे चुंबन करते हैं। हानियों की इमारत में जासूस कपड़ों के दान के डिब्बों की तलाशी लेते हैं और हानियों के कमरे में चादरें पाते हैं। पूछताछ के लिए वापस आकर जासूसों को आश्चर्य होता है कि चादरों पर जीना का खून क्यों है, लेकिन उसके पास एक बहाना है जो कहता है कि उसे उसमें कभी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देखने से हान को एक सुराग मिलता है। गलियारे से नीचे चलते हुए ह्यून ने देखा कि चारों लड़कों का जी ना से संबंध है। वह तुरंत हान को फोन करती है लेकिन वह पहले ही स्कूल पहुंच चुका होता है। उन चारों को पुलिस स्टेशन ले जाकर हान कमजोर खड़ी पहचान लेता है और उन्हें घटनास्थल पर फुसला कर ले आता है, उसके टूटने का इंतजार करते हुए। जल्द ही अलग अलग स्वीकारोक्ति में वे सभी हानियों पर बलात्कार की साजिश रचने और जीना को नशीला पदार्थ देने का आरोप लगाते हैं। वह बलात्कारी होने से इनकार करता है लेकिन हान उसे ही मास्टरमाइंड मानता है। हान कहता है कि उन्हें इसे अदालत पर छोड़ देना चाहिए। ह्यून के साथ घर चलते हुए वह सोचती है कि क्या उसके सभी एस लाइनों के कारण उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं है। उसे अपने पिता के केयर होम से फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि उसके पिता फिर से लापता हैं। हान ह्यून को बस स्टॉप पर छोड़ता है और केयर होम की ओर चल देता है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए वे एक महिला को उसके पिता को टैक्सी तक ले जाते हुए देखते हैं।
वह क्यू जिन जैसी दिखती है। वह डोंग सिक से क्यू जिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। वह सियोने के अस्पताल के कमरे में भागता है। सियोने के कमरे में वह उसकी एस लाइन को दरवाजे से टिका हुआ देखता है। उसके पिता अंदर आते हैं और हान को यकीन नहीं होता कि वह क्या देख रहा है। वह उसे मारता है और पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। ह्यून खून से लथपथ है और मदद के लिए हान को पुकारती है। एक कैफे में एक महिला को एक निजी वीडियो मिलता है। जब वह अपनी यूनिवर्सिटी क्लास में होती है तो साफ जाहिर होता है कि वह दिन भर चर्चा का विषय बनी हुई है। घर पर कंबल ओढ़कर वह रोती है और उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। उस शाम वह ट्रैफिक में चलने की कोशिश करती है, लेकिन क्यू जिन उसे रोक लेता है। बाहर निकलते समय क्यू जिन मासूमियत से उसे अपना चश्मा दे देता है। ह्यून बस स्टॉप पर जून सेन का इंतजार कर रहा है। वह उससे कुछ करने के लिए कहती है। वे एक होटल के कमरे में हैं। बाद में वह उनके बीच एक एस लाइन जुड़ती हुई देखती है। बस की ओर जाते हुए वह अचानक उनके लिए नाश्ता लाने दौड़ पड़ता है। जब वह इंतजार कर रही होती है, ह्यून देखती है कि उसकी नई एस लाइन गायब हो गई है और वह आसपास हो रहे शोरगुल की ओर मुड़ती है। यह जून सॉन है, जिसकी पीठ से धातु की छड़ें निकली हुई प्रतीत होती हैं। उसे लगता है कि वह शापित है। वह अपने पास एक और व्यक्ति को मरते हुए देखती है। फिर ह्यून को अपनी स्कूल की दोस्त का एक वीडियो संदेश दिखाई देता है, जो बंधा हुआ है। साथ में हैप्पी 17वें जन्मदिन का संदेश और बाउंड्रीज रूम आने का निमंत्रण भी है। वह मदद के लिए जासूस हान को बुलाती है। कार में साथ बैठे हान अभी भी स्योने की भयानक एस लाइन के बारे में सोच रहा है। ह्यून उसे बीच में ही टोक देता है और बताता है कि कोई उसके 17वें जन्मदिन की उल्टी गिनती कर रहा है और उसे उससे कुछ जरूरी चाहिए। वह उसे मैसेज दिखाती है। हान सारी बातें जोड़ने लगता है। उसे स्कूल कैसे बुलाया गया, उसे चश्मा कैसे मिला, क्या यह वही इंसान हो सकता है? हान कहती है कि उसकी टीचर क्यू जिन है ही नहीं। दोनों मिलकर स्कूल की इमारत में लाइटें जलती हुई कक्षा में दौड़ती हैं। ह्यून को अपनी दोस्त मिल जाती है, जो कहती है कि वह ह्यून से मिलने आई है। लड़कियां हान को ढूंढने दौड़ती हैं, लेकिन हर बार जब वे सीढ़ियों पर जाती हैं तो वे फिर से उसी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। हान छत पर जाता है और लड़कियां भी दरवाजे की आहट सुनकर वहां जाती हैं, लेकिन वे एक ही जगह पर नहीं हैं। हान लोगों के एक समूह के पास जाती है, जिनमें से एक कहती है कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि उससे मिली। उसे उनकी बातचीत याद आती है, जिसमें क्यू जिन ने पूछा था कि क्या वह अब भी मरना चाहती है या मारना चाहती है। महिला कहती है कि चश्मे की मदद से उसे जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया है। हर बार जब वह किसी को मारती है तो उस पर से एक लकीर हट जाती है। वह एक आदमी का पर्दाफाश करती है, अपना चाकू उठाती है, अपने आखिरी पाप को मिटाने और पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार। हान की छत पर वह क्यू जिन को अपने सिर से लाखों लाल रेखाएं निकालते हुए आता हुआ देखता है। जब वह उसकी ओर देखती है तो वह हान के पिता को दिखाती है, जो बंधे हुए और खून से लथपथ हैं। हान को एक ब्लेड देते हुए वह सोचती है कि क्या वह सेओना को बचाना चाहता है। हान चाकू उसकी ओर घुमाता है, लेकिन वह आसानी से उसे छीन लेती है और हान के पिता को चाकू मार देती है। जब वह उस पर गोली चलाता है तो गोलियां विक्षेपित हो जाती हैं और वह उसकी ओर बढ़ती रहती है, उसकी गर्दन पकड़ लेती है। अपनी छत पर ह्यून उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ग्योंग जिन ने चश्मा पहना हुआ है। ग्योंग जिन ह्यून का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे आपस में भिड़ जाते हैं तो ह्यून चश्मा तोड़ देती है और ग्योंग जिन होश में आती है। वह देखती है कि ह्यून की आंखों का रंग बदल गया है। खून की बूंदें ह्यून का ध्यान भटका देती हैं और वह खुद को क्यू जिन के आसपास की भीड़ में पाती है, जो उसे बताती है कि जन्म से ही ऐस रेखाएं देखने की उसकी क्षमता एक वरदान है। भीड़ अपने चश्मे उतार देती है और ह्यून को घेर लेती है। क्यू जिन काटने के लिए तैयार एक लंबी तलवार उठाती है, लेकिन ह्यून की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आती है और उसकी जगह जमीन पर गिर जाती है। उसकी मां मानती है कि उसने भी चश्मा पहना हुआ था और ह्यून की कोई गलती नहीं थी। अपनी मां से उठकर ह्यून क्यू जिन की ओर दौड़ती है, सीधे उसकी तलवार में, लेकिन ह्यून का खून हवा में तैरने लगता है। जल्द ही वह भी ऊपर तैरने लगती है। उसके चारों ओर रेखाएं फूटने लगती हैं और उसे लाल गेंद की ओर खींचती हैं। कुछ पल बाद जैसे ही गेंद उनकी ओर आती है, उसे धीरे से जमीन पर उतारा जाता है। क्यू जिन के देखते ही ह्यून उसे चाकू मार देता है, लेकिन वह कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, वे जो करने आए थे वह कर चुके हैं। भीड़ चीखने, चिल्लाने और भागने लगती है, क्योंकि सभी के चश्मे
हान के भी गिर जाते हैं और अचानक हान, ह्यून और ग्योंगजिन छत पर एक साथ होते हैं। वह अपना चश्मा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है। सड़कों पर लोग लाल रात के आसमान को घूरते हैं और हर कोई एक दूसरे की लाल रेखाएं देख सकता है। मेट्रो में एक नए दिन सभी ने चश्मा पहन लिया और ह्यून आखिरकार सामान्य होने की बात करता है। सेओन आह कोमा से जागती है और बिना एस लाइन के पुनर्जन्म लेती है। उसे हान के साथ सार्वजनिक रूप से देखे जाने में शर्म आती है। ह्यून ह्युप फिर से अकेली है। वह जून सेओन की कब्र पर जाती है और अपना नाम पुकारते हुए सुनती है, वह क्यूजिन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।